और बता दें आपको, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की नाकेबंदी की धमकी पर ब्रिटेन, जापान, चीन समेत कई देशों ने चिंता व्यक्त की है। ब्रिटेन पीएम कीयर स्टारमर ने साफ तौर पर कहा कि उनका देश ईरान के खिलाफ किसी भी सैन्य कार्रवाई या हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी का समर्थन नहीं करेगा। ब्रिटिश पीएम ने आगे कहा, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो, ब्रिटेन जंग में शामिल नहीं होगा। ब्रिटेन पीएम ने जोर देकर कहा कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जैसे अहम जलमार्ग को खुला रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया की तेल आपूर्ति और वैश्विक व्यापार जुड़ा हुआ है। ब्रिटेन लगातार कूटनीतिक कोशिश करने में जुटा है ताकि तनाव कम हो और हालात बिगड़ने से रोके जा सकें। ब्रिटिश पीएम का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी की चेतावनी दी है और इसके बाद से इस इलाके में नाकाबंदी की चर्चा भी तेज है। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने साफ कर दिया है कि उनका देश इस नाकेबंदी का समर्थन नहीं करेगा और युद्ध में शामिल भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य इस रास्ते को पूरी तरह खुला रखना है ताकि ग्लोबल बिजनेस और एनर्जी सप्लाई प्रभावित ना हो। दूसरी तरफ जापान का साफ तौर पर कहना है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट में माइंस हटाने के लिए वो अपनी सेल्फ डिफेंस फोर्स भेजने पर कोई डिसीजन नहीं ले रहा है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सबसे जरूरी चीज तनाव कम करना और जहाजों को सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना है। जापान लगातार दोनों पक्षों से संवाद के जरिए समाधान निकालने की अपील कर रहा है और जापान का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब इस एरिया में युद्ध की स्थिति के कारण तेल सप्लाई और वैश्विक व्यापार पर खतरा बढ़ गया है। तो चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य की नाकेबंदी की धमकी पर चिंता जताते हुए सभी पक्षों से संयम बरतने को कहा है और चीन का कहना है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट वाला जलमार्ग पूरी दुनिया के लिए अहम है और इसे सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच खबर आ रही है। ईरान अमेरिका के बीच फिर से बातचीत हो सकती है। तो 16 अप्रैल को शुरू हो सकती है बातचीत। दोबारा बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं ईरान और यूएस। दोनों पक्षों के बीच चल रही है बातचीत की तैयारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। एक बार फिर से बातचीत कर सकते हैं ईरान और अमेरिका। 16 अप्रैल को शुरू हो सकती है बातचीत और ये बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि दोबारा से बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं ईरान यूएस। दोनों पक्षों के बीच ये बातचीत की तैयारी चल रही है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, सीज फायर के बीच ही दूसरी वार्ता हो सकती है। 16 अप्रैल का समय निर्धारित किया गया है जिस वक्त ये बातचीत हो सकती है। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, जो जगह है वो भी अभी निश्चित नहीं हो पाई है। कई ऐसे डेस्टिनेशन है जिन्हें चुना गया है जहां पर की वार्ता हो, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक 16 अप्रैल को ये बातचीत शुरू हो सकती है, यानी कि फिर से ईरान और अमेरिका के बीच एक वार्ता हो सकती है। और ऐसे में ये माना जाए कि अगर ये बातचीत होती है और इसमें कुछ निष्कर्ष निकलता है तो बहुत हद तक ये राहत की खबर मानी जाएगी पूरे विश्व के लिए। और जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसमें ये वार्ता बहुत ज़रूरी भी है और इसी को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल दिनेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, रितेंद्र माथुर जी जुड़ गए हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और जिस तरह से हम देख रहे हैं बड़ी राहत की खबर आई है सूत्रों के हिसाब से, जो कहा जा रहा है कर्नल दिनेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर ये वार्ता हो जाती है तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। क्या लग रहा है, क्या जो 2 पॉइंट्स अभी तक सामने आ रहे थे, हॉर्मुज़ स्ट्रेट और दूसरा न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, क्या उसको लेकर कोई सहमति बनती हुई यहाँ पर दिखाई दे सकती है? जय हिंद। सबसे बड़ा ये पॉजिटिव जो न्यूज़ आपने दी है और जिस प्रकार से पॉजिटिव वाइब्स जो हैं, चाहे वो ईरान की तरफ से आ रहे हैं जहां अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं, ये बहुत स्वागत करने योग्य है ताकि ये जो महासंकट है पूरे विश्व के ऊपर, एक ऊर्जा का जो संकट है, इसको रिजॉल्व किया जाए। देखिए, जैसा कि आपने बताया है, कल वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की। अपने एक फॉक्स के इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा था कि हमारी बातचीत के ऊपर कुछ बातों के ऊपर सहमति हुई है, लेकिन जो ईरान का डेलीगेशन था वो शायद इतना कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं था कि वो उस समय डिसीजन ले सकते, तो वो दोबारा वापस गए हैं। शायद वो डिसीजन लेना चाहते हैं, फाइनल गोल लेना चाहते हैं अपने सुप्रीम लीडर से। उसके साथ साथ जो पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं वो जब फ्रांस के प्रेसिडेंट से बात करते हैं कि वो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, पर ये सब कुछ इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक होना चाहिए जो भी बातचीत होगी। तीसरा जो है, जो पुतिन साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट आई थी कि वो तैयार है मध्यस्थता कराने के लिए,
और इसके साथ साथ जो है जिस प्रकार से फ्रांस ने और यूके ने कहा है कि वो इसमें डायरेक्ट हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन एक प्रकार से वो इंटरनेशनल समिट का आयोजन करेंगे ताकि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनी रहे। तो इससे ये जाहिर होता है कि अब पूरा वर्ल्ड जो है वो एकजुट हो रहा है इस संकट को रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ जो अमेरिका ने नवल ब्लॉकेड किया हुआ है, तो उससे जो है स्थिति जो है एक प्रकार से अमेरिका की तरफ से जो है ईरान के ऊपर प्रेशर है, जिससे कि वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आए और अपनी जो उसकी मेन डिमांड है कि परमाणु बम वो नहीं बनाएगा, जो यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करेगा, उसके लिए वो राजी हो जाए। लेकिन इसकी रेपरकेशन जो है वो जो है बाकी देशों के ऊपर भी पड़ रही है, और अब आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि चाइना का क्या रिएक्शन है, क्योंकि चाइना का जो तकरीबन 80% तेल जो है वो गल्फ एरिया से आता है और ईरान से सप्लाई होता है। इसके साथ साथ जो सबसे पॉजिटिव बात जो मुझे लगती है कि कल जो ईरान के विदेश मंत्री साहब हैं, उन्होंने सऊदी अरेबिया और कतर के विदेश मंत्रियों से बात की है। तो ये इस प्रकार से एक इम्प्रेशन देता है कि खाड़ी देशों में और ईरान के अंदर अभी भी बातचीत के दरवाजे खुले हुए हैं। दोनों पक्षों के अंदर इतना भी मनमुटाव या दुश्मनी जी। नहीं है कि वो एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर जिस प्रकार से मुझे पॉजिटिविटी नजर आती है, जब पॉजिटिव वाइब्स आ रहे हैं, तो जी, ये बातचीत दोबारा शुरू होगी। लेकिन लास्ट बिल्कुल। पॉइंट मैं कहना चाहता हूं हाँ, हाँ। कि कोशिश ये होनी चाहिए वर्ल्ड कम्युनिटी की, जहां अमेरिका की, कि उसे जो है पाकिस्तान की बजाय जो है कोई और जगह चुननी चाहिए बातचीत करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान ने बातचीत बिल्कुल, शुरू इसलिए होने सर से पहले ही 2 डेस्टिनेशन कंफ्यूजन कर सामने आ दिया रहे हैं, था। इस्लामाबाद और जिनेवा। हो सकता है कि इस बार इस्लामाबाद में बातचीत ना हो। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ी खबर, हॉर्मुज की नाकेबंदी पर आईआरजीसी का बड़ा बयान। लाल सागर की तरह यहां से भी भागेंगे, इस्माइल कानी का ये बयान सामने आया। रेजिस्टेंस फ्रंट ने लाल सागर से दोनों को भगाया था, और ऐसे में यूएस इजराइल को लाल सागर से भागने पर मजबूर किया था। ये बड़ा बयान है इस्माइल कानी का, और ये माना जाए लाल सागर की तरह यहां से भी भागेंगे। हॉर्मुज की नाकेबंदी पर आईआरजीसी का ये बड़ा बयान माना जा रहा है कि जिस तरह से लाल सागर से भगाया था, यहां से भी भागेंगे। रेजिस्टेंस फ्रंट ने लाल सागर से दोनों को भगाया था, यूएस इजराइल को लाल सागर से भागने पर मजबूर कर दिया गया था। और ये बड़ा बयान है कानी की तरफ से कि किस तरह से अमेरिका को यहां से भी भगाने की तैयारी है। राम जी, बड़ा बयान है आईआरजीसी की तरफ से, लेकिन क्या आईआरजीसी में अब इतना सामर्थ्य बचा है कि वो ये एक्शन ले सकें, या फिर उन्हें शांति वार्ता की तरफ जाना चाहिए? देखिए, सामर्थ्य है या नहीं है ये तो सेकेंडरी है, लेकिन आज धौंस देने के लिए तो पर्याप्त है, पुरानी यादें दिलाने के लिए पर्याप्त है। लेकिन निश्चित रूप से लाल सागर की जो स्थिति है वो हूथीज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर उन्होंने डिटरमिन कर लिया कि यहाँ बमबारी करते रहेंगे, तो ये बात अपनी जगह सही है कि अमन का सदा सदा के लिए नाश हो जाएगा। लेकिन उनका बिगड़ता कुछ भी नहीं है। यमन में है क्या? इंफ्रास्ट्रक्चर तो कुछ है नहीं, लेकिन जो कुछ भी है वो गुरिल्ला वाला हिसाब किताब है। इस तरह की छुट-पुट घटनाएं करके आतंकवादी घटनाएं देना। लेकिन वो शिया मलेशिया है, वो रेजिस्टेंस का जो ग्रुप उनका बना हुआ है वो पूरी तरह से ईरान द्वारा प्रायोजित है। हिजबुल्लाह भी उन्हीं के द्वारा था, हमास भी उन्हीं के द्वारा था। तो निश्चित रूप से अगर ईरान किसी समझौते पर आ जाता है तो ये सब अड़चने अपने आप दूर हो जाएंगी। और मैं पूरी तरह से कर्नल दिनेश शर्मा जी से एग्री करता हूं कि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हमको सोचना चाहिए, क्योंकि मीडिया में जो भी खबरें चलती हैं, जो भी एनालिसिस होता है, उसका अमेरिका में भी इज़ार लिया जाता है, और इसी तरह से ईरान में भी उसकी एक-एक चीज़ जो है यहाँ का मीडिया में हम जो भी बातचीत करते हैं, एम्बेसी उसको रिकॉर्ड करके अपने आकाओं के पास भेजती है। यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज ये है, बड़बोलापन ट्रंप को अपना छोड़ना पड़ेगा। और कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने अपना एक फोटो प्रचारित कर दिया जिसमें उन्होंने अपनी तुलना किसके बराबर की थी? जीसस क्राइस्ट के लिए की थी। पोप के लिए उन्होंने जो है अपमानजनक जो एक शब्द कहे थे, लेकिन पोप ने भी बड़ा संतुलित बयान दिया है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि हम राजनीति से बहुत दूर हैं, मानवता के हित में। वो मानवता का हित ये कहता है कि युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्होंने जो बोला था सही बोला था। लेकिन इन्होंने ट्रम्प ने क्या कहा? ट्रम्प ने उनसे खबर पहुंचाई कि भाई आपको अमेरिका के हित में बात करना चाहिए, क्रिश्चियनिटी अगर आप चाहते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि जो अहम है, अहंकार है,
सत्ता का, उनके बाहुबलों का दुरुपयोग करने की आकांक्षा है। क्यों ऐसी भी कूटनीति क्षेत्र में खबरें हैं कि जैसे ही ईरान का ये मसला सुलझेगा तो अगला कदम ट्रंप का क्यूबा पर होगा, क्यूबा पर कब्जा जी कर लेंगे ठीक और फिर है। धीरे से सर ये भी बताइएगा, दी- एक सवाल और है मेरा, उसमें मैं एक ऐड ऑन करना चाह रही हूँ। देखिए जो फिलहाल हालात बने हुए हैं, जिस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, नाकेबंदी की बात सामने आई और कुछ शिप्स को बर्बाद करने की बात सामने आ रही थी अमेरिका की तरफ से कि हमने उनको उड़ा दिया है, तबाह कर दिया है। तो ये जो प्रेशर बनाने की कोशिश की गई पूरे विश्व के लिए, कुछ देश आगे भी आए, ऑस्ट्रेलिया का बयान सामने आया, रूस ने भी कहा कि मैं मध्यस्थता करना चाहता हूँ। तो क्या ये जो प्रेशर था नाकेबंदी का वो काम कर रहा है, जिसके चलते हम ये माने कि एक वार्ता फिर से शुरू हो सकती है? देखिए, ये प्रेशर कहिए या मजबूरी कहिए, अपनी मजबूरी का एक रास्ता ढूंढ रहे हैं और निश्चित रूप से बड़बोलापन करके वो इस तरह से धौंस धपट कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि उनके मन में जो है अब वो थक चुके हैं। ईरान भी थक चुका है, अमेरिका और इजराइल भी थक चुका है। इजराइल ने तो अपना मंसूबा पूरा कर लिया, उसने लेबनान के बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा करके उसको इजराइल में मिलाने का जो निर्णय लिया है वो अब सेकेंडरी हो गया। सब लोगों की नजर कहाँ पड़ी है? हार्मोज पर पड़ी हुई है। अन्यथा इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है लेबनान की होना चाहिए, क्योंकि कोई भी देश किसी दूसरे देश पर हमला करके उसको कब्जे में कर ले, ये किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत वाजिब नहीं ठहराया जा सकता है। और यही एक कारण है कि इजराइल जो है इस पर्दे के पीछे अपनी कूटनीतिक चालें भी चल रहा है, दमनकारी नीति भी कर रहा है, नरसंहार भी कर रहा है। अमेरिका ने ईरान पर जितना नुकसान नहीं किया होगा उतना इजराइल ने किया है। ये बात अपनी जगह सही है। रहा सवाल हार्मुज, हार्मुज को आज नहीं तो कल उनको खोलना पड़ेगा। ये ब्लॉकेड कितना भी कर लें, अभी भारतीय जहाज जो वहां से निकल कर आए हैं उसके लिए ईरान ने क्लियर कट कह दिया हमने उनसे कोई टोल टैक्स वसूल नहीं किया है। इसे कहते हैं डिप्लोमेसी की जीत ही। जी और डिप्लोमेसी क्या होती है ये दुनिया के लोगों को भारत से सीखना चाहिए। आगे नहीं, आगे पीछे निश्चित रूप से उनको इस पर सहमत होना पड़ेगा कि दुनिया में मानवता के हित में, विकास के लिए इस तरह के युद्ध कोई समाधान का कारण नहीं बन सकते हैं। इसमें आपसी वैमनस्यता से आतंकवाद और पनपेगा और इन देशों के लिए जो हमला कर रहे हैं भविष्य में और नया खतरा पैदा हो जाएगा। बिल्कुल। माथुर सर देखिए, अभी फिलहाल जिस तरह से दो मामले हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं बातचीत फंसती हुई नजर आ रही है। पहला तो ये कि न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर जो बात कही जा रही थी कि ईरान को तकरीबन 20 सालों तक किसी भी तरह से अपने आप को न्यूक्लियर प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए प्रिपेयर नहीं करना है और उसे उस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ेगा। और दूसरा ये हॉर्मुज स्ट्रेट पर टोल टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो क्या लग रहा है अभी जिस तरह की बात सामने आएगी वहां पर कुछ इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हमें दिखाई देगी? क्योंकि ईरान की तरफ से कहा गया था 5 साल तक हम ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन 20 साल की कोई बात नहीं हो सकती है। तो यहां पर अमेरिका कुछ थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता हुआ दिखाई देगा इस पॉइंट पर? जी, ये तो बात चर्चा है सबसे बड़ी कि ईरान के पास न्यूक्लियर तैयारी है, पर वो 60% तक उन्होंने तैयारी कर ली है। 30% की उनको और जरूरत है। 90% जैसे ही वो एटम बम बन जाएगा उनका, और इसमें उनको बाहर से विदेश मदद भी मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में इनके पास बम आना मतलब वो सारे दुनिया के लिए खतरनाक है। हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि इनका लक्ष्य जो है हम ही लोग हैं। इजराइल लक्ष्य है इनका, हम लोगों का लक्ष्य है इनका। जैसे दुनिया के देशों में लक्ष्य में हम लोग आते हैं, तो हमारे देश के हित के लिए बिल्कुल नहीं है। इनके पास बम नहीं आना चाहिए किसी भी सूरत में, एक चीज। दूसरा, जो हार्मोस की प्रश्न उठता है, तो हार्मोस के ऊपर लेकर दो तरीके की बातें आ रही हैं। उसने जैसे ईरान ने कहा कि हमने माइंस बिछा दी हैं, कोई शिप निकलेगा तो उड़ा दिया जाएगा, तो उसको भी डिटर्नेंस किया जा रहा है। और अमेरिका उसके लिए दूसरा प्रपोजल दिया था उसने कि अपने इस तरीके फर्जी जहाज भेजो या उसको ऐसे सूडो जहाजों के जरिए उनको माइंस को डिसमेंटल करो। एक प्रोसेस ये चल रही है। दूसरा ऐसा है कि अजीब, बहुत अच्छी बात है कि बातचीत होकर चीजों का हल निकाला जा रहा है, क्योंकि बिना उसके तो कोई रास्ता नहीं निकलता। और भारत के साथ समझौता ठीक चल रहा है, पर दुनिया की जितनी बातचीतें हो रही है इसमें भारत के ही शामिल नहीं कर रहे हैं लोग। जी। अगर भारत जैसे देश को शामिल किया जाए तो उसमें कोई डिफरेंस ऑफ थॉट आता है जो भारतीयों के पास है। और भारत की विचारधारा जो भी है वो दुनिया के सामने एक आदर्श विचारधारा है। मानवता के हित के लिए हम ही लोग सोच सकते हैं। बिल्कुल। और सर बात ये भी सामने आ रही है कि इस्लामाबाद में जो भी हुआ वो बाहर नहीं निकल कर सामने आया कि बस ये कह दिया कि कुछ मुद्दों को लेकर असहमति रही, यानी सहमति नहीं बन पाई। लेकिन ये क्लियर नहीं हुआ कि 10 मुद्दे थे, उस पर 8 पर बात बन गई, 2 अटक गई। ये सब इधर उधर की खबरें हैं। तो ये ब्रीफिंग होनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं एक तरह से माना जाए कि अगर ऐसा होता तो बाकी देश भी थोड़ा सा कोशिश करते कि उन मुद्दों पर किसी तरह का सुझाव देते या बीच में आने की कोशिश करते। बिल्कुल बिल्कुल होना वो चीज जरूरी थी, क्योंकि आप देखिए इतनी बड़ी एक
समझौता बैठक हो गई, उसके बाद किसी ने कोई ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि भाई हम किसी मुद्दे पे, इन मुद्दों पे हम लोगों का तय कर लिया है। अब उल्टी बात यह है कि वहां तो पता चल रहा था बैठक के, तो उधर होटल में मीटिंग चल रही है, होटल के अंदर जो टेलीविजन सेट्स लगे हुए थे उस पर न्यूज आ रही है कि अब सऊदी अरब को पाकिस्तान ने 13,000 सैनिक और जो एयरक्राफ्ट सुविधा पहुंचाई है, फाइटर एयरप्लेन्स वहां दे दी है। अब सऊदी अरब को देने के पीछे अब इधर आप बातचीत चल रहे हो, शांति समझौता चल रहा है आपका, और उस जगह आप जो है अपने जहाज दूसरे देश को भेज रहे हो। तो मतलब आप एक एट द सेम टाइम, मतलब इधर मीटिंग चल रही है, उधर आप जो अपने जहाज भेज रहे हो दूसरे देश को। जैसे कभी सऊदी अरब के साथ झगड़ा होता है, ईरान का झगड़ा हो, और उनके बीच में संबंध अच्छे नहीं है, अगर कुछ होता है तो आप फाइटर जेट्स को इमीडिएटली उनको सपोर्ट करने के लिए दे रहे हो। तो ये जो स्थिति बन रही है। दूसरा जो ईरान के सामने समस्या है वो सबसे बड़ी है कि उनके जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स है वर्ल्ड में, वो सारे टेररिस्ट आउटफिट्स का फाइनेंसर ईरान है। ईरान के कारण क्या होता है कि ईरान सबको पैसा देता है तो सारे यस मैन करते हैं। IRGC बोलता है कि मेरे से बात करो। अब IRGC एक टेररिस्ट आउटफिट है, तो उससे बात करने की जरूरत भी कुछ नहीं, कोई बिल्कुल बात नहीं करना चाहिए, किसी भी टेररिस्ट आउटफिट से बात नहीं करना चाहिए। इसलिए इजराइल का स्टैंड बिल्कुल ठीक है कि आप जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, आपसे कोई बातचीत नहीं होगी, आपको सीधा पीटा ही जाएगा। बिल्कुल, और इजराइल क्लियर है, नेतन्याहू लगातार किसी तरह के प्रेशर में नहीं आ रहे हैं, चाहे कोई पीस टॉक हो चाहे ना हो, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। वो बहुत साफ है कि उन्हें करना क्या है, बता भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, और वहां से कोई भी एक तरह से ये नहीं है कि दो गली बातें की जा रही हैं। कर्नल दिनेश सर, आपसे हम समझना चाहेंगे, देखिए जिस तरह से पूरा माहौल इस वक्त बना, तो यहाँ पर ये मानिए कि पाकिस्तान को लेकर जिस बात का डर था कि वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करता, वैसा ही कुछ होता हुआ नजर आया। और यहाँ पर ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खामी रही है कि एक तरफ तो आप बातचीत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सऊदी अरब को आप हथियार भेज रहे हैं, सैनिक भेज रहे हैं। ये जो बातें थी, क्या पाकिस्तान का भी इसमें एक तरह से माना जाए कि जिस तरह से इस टॉक को डील करना चाहिए तो वो पाकिस्तान नहीं कर पाया, और यहाँ पर उसने एक बहुत बड़ा जो कह सकते हैं कि काम खराब करने वाली बात वो यहाँ पर कर दी दोनों देशों के बीच में? मैं माथुर साहब की जो है बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए साहब, ऐसा है कि पाकिस्तान की आपने पुरानी हिस्ट्री देख लीजिए, उनकी कथनी और करनी के अंदर हमेशा से जो अंतर आया है, पाकिस्तान का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो ईरान और USA के बीच में ये जो है बातचीत सफल हो जाए। उसका सिर्फ एक इंटरेस्ट था कि मुझे जो है ये बातचीत को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं USA की अच्छी किताबों में आ जाऊंगा, मुझे वहां से पैसा मिलेगा, और इसके साथ साथ जो है सऊदी अरब से जो है मुझे सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो मिलती रही, जो कि सामने भी आ गया है। एज पर द मीडिया रिपोर्ट जो है तकरीबन कोई 32,000 करोड़ रुपए का लोन माफ हुआ है या रोल ओवर किया है। ये सिर्फ एक हुआ, ये बातचीत के बाद हुआ। दूसरा, जैसा मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूं कि देखिए साहब, ऐसा है कि ये बातचीत की जो शुरुआत तो होने से पहले ही जो है पाकिस्तान ने एक झूठ का सहारा लिया। उसने अमेरिका को बता दिया कि लेबनान का मुद्दा जो है बीच में शामिल नहीं है, और ईरान को बता दिया कि ईरान लेबनान का मुद्दा शामिल है। तो बातचीत शुरू होने से पहले ही जो है एक प्रकार का कंफ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। जिस समय एक पार्टी के दिल के अंदर किसी प्रकार का कोई शक या सुबह हो सकता है, तो वो जो है जब बातचीत के टेबल के ऊपर जाते हैं तो उन्हें बेसिकली एक प्रकार का जो है ट्रस्ट डेफिसिट होता है। और ईरान को भी ये अच्छी तरह से मालूम था कि इस बातचीत के अंदर उनकी तरफ जो है किसी प्रकार की भी पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं अपनाया जाएगा, क्योंकि उनको मालूम था कि पाकिस्तान के किस प्रकार के रिलेशन है, या पाकिस्तान किस प्रकार से US के एम्स को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा कि देखिए जिस प्रकार से बातचीत की बात चल रही है, कि जैसे आपने बताया कि 16 अप्रैल को दोबारा बातचीत हो जाएगी, लेकिन इस बातचीत के अंदर सबसे बड़ा जो रोड़ा अटकाने वाला है वो है लेबनान का इश्यू। देखिए आज लेबनान की और इजराइल की जो है वाशिंगटन के अंदर बातचीत हो रही है, जिसके अंदर उनके मार्क रूबियो जो विदेश मंत्री हैं वो शायद इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन उसके साथ साथ जो है हिजबुल्लाह ने जो कॉल दिया, उन्होंने लेबनान गवर्नमेंट को कहा है कि आप बातचीत मत करिए, आप बातचीत नेगोशिएशन के लिए मत जाइए। तो ये क्या इंडिकेट करता है कि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की शांति की संभावना है। अगर हिजबुल्लाह का यही एटीट्यूड रहता है तो फिर जो है ईरान उसको फिर सपोर्ट करेगा, और ये जो है बहुत बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन आ जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।